लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक स्टूडेंट्स। हम इंडिगो कल्टीवेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें ये वाली लाइन से शायद वीडियो आपका स्टॉप हो गया होगा। तो इसमें क्या था कि इन द लेट 18th सेंचुरी इंडिगो सप्लाईज फ्रॉम द अमेरिका डिक्लाइंड। क्या कह रहे हैं कि जो 18वीं शताब्दी के अंत में जो इंडिगो अमेरिका से सप्लाई होता था उसमें भारी गिरावट आई। पहले जो इंडिगो था वो इंग्लैंड आपका अमेरिका से सप्लाई होता था, लेकिन उसमें काफ़ी गिरावट आई। द ब्रिटिश फैक्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन द सप्लाईज फ्रॉम इंडिया। अब ब्रिटिश जो फैक्ट्रीज थी वो डिपेंडेंट किस पे हो गई? इंडिया के ऊपर। मतलब जितनी सप्लाई थी वो सारी सप्लाई अब भारत से होनी थी। As India emerged as the largest exporter of indigo, the British East India Company encouraged the growth of a profitable indigo industry in Bengal and Bihar. Many Europeans sought to make their fortunes by becoming indigo planters in India. देखिए अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स जो हैं उनको पता चला कि जो इंडिया है वो लार्जर एक्सपोर्टर अब बन गया था इंडिगो का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इंडिगो इंडस्ट्री, जो प्रॉफिटेबल इंडिगो इंडस्ट्री थी बंगाल में, उसको इनकरेज किया, उसको बढ़ावा दिया बंगाल और बिहार में। इसके साथ ही साथ बहुत सी यूरोपियंस जो थे वो अब चाहते थे, अपने भाग्य को आजमाना चाहते थे बाय बिकमिंग इंडिगो प्लांटर्स। अपने मतलब कहने का मतलब है अमीर बनना चाहते थे इंडिगो प्लांटर्स बन के। भारत में इंडिगो प्लांटर्स बन के अपने भाग्य को मतलब कह सकते हैं अपने भाग्य को आजमाना चाहते थे, अपने भाग्य को काफ़ी अच्छा बनाना चाहते थे। दे हैड इंडियन पीजेंट फार्मर्स ग्रो द इंडिगो विच वॉज प्रोसेस्ड They had Indian peasant farmers grow the indigo which was processed into dye at the planters factory. उनके पास इंडियन पीजेंट फार्मर थे, यानी मजदूर किसान थे जो इंडिगो को उगाते थे, ठीक है, खेतों में प्रोड्यूस करते थे और फिर उसको उस डाई में प्लांटर्स फैक्ट्री में उसको प्रोसेस्ड किया जाता था। द डाई वॉज देन एक्सपोर्टेड टू यूरोप, और फिर यही जो डाई बनती थी इसको यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इन इंडिया द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। भारत में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने फार्मर्स को, किसानों को फोर्स किया, उनके ऊपर जोर दिया कि वो इंडिगो को उगाएं। दे बॉट इट फ्रॉम फार्मर्स एट वेरी चीप रेट्स, एक्सपोर्टेड इट टू इंग्लैंड एंड रीप्ड ह्यूज प्रॉफिट्स। देखिए वो फार्मर्स से इंडिगो को तो बहुत ही सस्ते दामों पे ख़रीद लेते थे, लेकिन इंग्लैंड में इसको वो बेच देते थे सस्ते दामों पे ख़रीद के, और वहाँ से और जब ये बेचते थे तो काफ़ी महंगे रेट में बेचते थे और इनको इससे ह्यूज प्रॉफिट होता था, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था। अर्लियर द फार्मर्स ग्रू इंडिगो ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर लैंड। पहले जो फार्मर्स थे वो इंडिगो को केवल अपने स्मॉल पोर्शन में, मतलब जो उनका खेत होता था, जो लैंड होती थी, जो उनकी भूमि होती थी, उसके एक स्मॉल पोर्शन में उगाते थे। लेटर ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ने लगी इंडिगो की, उसके बाद उन्होंने देवर फोर्स्ड, उनके ऊपर फोर्स किया जाने लगा, उनके ऊपर जोर बनाया जाने लगा टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन देयर लैंड इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। मतलब जो भोजन के लिए वो अनाज उगाते हैं, दाल चावल गेहूँ, इस सब को ना उगाने के बजाय वो इंडिगो की खेती करें, उनके ऊपर जोर लगाया जाने लगा। अंग्रेजों ने उनके ऊपर ज़बरदस्ती करना शुरू किया। द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो एडवर्सली अफेक्टेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो इंडिगो की खेती थी उससे क्या होता था, जो सॉइल की उपजाऊपन की शक्ति थी, कहने मतलब जो फर्टिलिटी थी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती थी। इफ़ द पीजेंट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो दे वर बीटेन रथलेसली टू कंपेल देम टू कल्टिवेट इंडिगो। अगर मान लीजिए कोई पीजेंट्स, कोई मजदूर रिफ्यूज़ माने मना कर देता था कि वो इंडिगो नहीं उगाएगा अपने खेतों में, तो उससे बहुत ही बीटेन मतलब मारा जाता था रथलेसली, बुरी तरीके से, कि जिससे वो ज़बरदस्ती इंडिगो उगाने में मजबूर हो जाए। द फार्मर्स वर अनप्रोटेक्टेड एंड द प्लांटर्स वर फेवर्ड बाय द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे जो फार्मर्स थे अब तो वो अनप्रोटेक्टेड थे, मतलब उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी, और जो प्लांटर्स थे मतलब जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े भूमियों पे इंडिगो उगाने के लिए
आपका खेत ले रखे थे, लैंड ले रखे थे, उनको ये रूल्स गवर्नमेंट के पसंद आ रहे थे क्योंकि उनको तो उनका प्रॉफिट हो रहा था इसलिए। द प्लांटर्स रिसोर्टेड टू वायलेंट मेथड्स इफ़ द फार्मर्स रिफ्यूज टू ओबे देम। जो प्लांटर्स थे, मतलब जो ज़मींदार वगैरह जो भी प्लांटर्स थे, जो अपने खेत में काम करवा रहे थे या उन्हीं के और जो वर्क करवा रहे थे जो प्लांटर्स थे, उन्होंने और भी वॉयलेंट और भी भयानक तरीके अपनाए। अगर फार्मर्स जो थे वो उनके आज्ञा को मानने से मना कर रहे थे तो इससे और भी ज़्यादा भयानक तरीके अपनाए। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन करने का दो मेन सिस्टम था, निज और रेवती। निज कल्टीवेशन में क्या था कि जो ब्रिटिश प्लांटर होता था, यानी अंग्रेज का जो प्लांटर होता था, आइदर ब्रॉट लैंड और टुक इट ऑन रेंट, मतलब या तो उसने ज़मीन खरीदी होगी या उसे किराए पे लिया होगा। प्लांटर तो यही हो गया ना कि जिसने ज़मीन किराए पे खरीदी इंडिगो प्लांटेशन के लिए, या उसे किराए पे ले रखा। देन ही हायर्ड लेबर टू वर्क ऑन द लैंड। इसमें क्या होता था, फिर वो एक लेबर को हायर्ड करता था, मतलब लेबर को बुलाता था उस भूमि पे काम करने के लिए और इंडिगो उगाने के लिए। सो इसलिए निज कल्टीवेशन वॉज प्रैक्टिस्ड ओनली ऑन 25% ऑफ द टोटल लैंड अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। तो निज कल्टीवेशन में केवल 25% का जो टोटल लैंड होता था वो इंडिगो कल्टीवेशन में था, मतलब इंडिगो की खेती उसमें होती थी। हाउ एवर दिस सिस्टम वॉज नॉट विदाउट प्रॉब्लम। हालांकि जो ये सिस्टम था, ये प्रणाली जो थी, ये भी बिना समस्याओं के नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। फर्स्ट, द प्लांटर्स नीड लार्ज कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स ऑफ लैंड, ओनली स्मॉल प्लॉट्स कुड बी एक्वायर्ड दैट वर फर्टाइल। देखो, प्लांटर्स को ज़रूरत थी काफ़ी बड़े बड़े कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स ऑफ लैंड की, लेकिन उन्हें केवल स्मॉल प्लॉट ही मिल पा रहा था जो कि फर्टाइल था। द प्लांटर्स नीडेड प्लॉट्स नियर द इंडिगो फैक्ट्रीज। इट वॉज डिफिकल्ट टू एविक्ट पीपल लिविंग नियर द फैक्ट्रीज एंड ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। जो प्लांटर्स थे उनको ऐसे प्लॉट्स की ज़रूरत थी, ऐसे खेतों की ज़रूरत थी जो इंडिगो फैक्ट्रीज़ के करीब हो, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट पड़ता था, ये कठिन पड़ता था टू एविक्ट पीपल लिविंग नियर द फैक्ट्रीज एंड ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, कि मतलब ये बहुत मुश्किल पड़ता था कि जो लोग वो फैक्ट्रीज़ के नज़दीक रहते हैं उन्हें एविक्ट करना, और इससे कभी कभी संघर्ष भी हो जाता था। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ता था कि जो लोग फैक्ट्रीज़ के पास रहते हैं लिविंग इन फैक्ट्रीज, उनको बुलाने में भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब लैंड अगर काफ़ी ज़्यादा उनको दूर रहता था फैक्ट्री से तो, और इससे कभी कभी संघर्ष भी हो जाता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सिक्योर द लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर। ये भी डिफ़िकल्ट था कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर को सिक्योर कर पाएँ, सुरक्षित रख पाएँ, क्योंकि बहुत से फार्मर्स जो थे वो राइस उसी सेम टाइम पे चावल उगाने में जुट जाते थे, क्योंकि चावल गेहूं उनके खाने के अनाज थे, इसलिए वो उसको उगाने में जुट जाते थे, तो उनको बहुत ही मजदूर भी नहीं मिल पाते थे। लार्ज इन्वेस्टमेंट वॉज रिक्वायर्ड इन बुलक्स एंड प्लोज। इसमें क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत दूर हुआ करती थी, तो इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लग जाता था बैलगाड़ी में और जुताई वगैरह करने में, ठीक है, प्लोज वगैरह में। फॉर 100 बीघा फार्म, मतलब 100 बीघा फार्म में लगभग 200 प्लोज जो थे वो रिक्वायर्ड थे, 200 हलों की ज़रूरत हुआ करती थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सिक्योर एंड मेंटेन सो मैनी प्लोज। ये बहुत ही मुश्किल था कि इतने ज़्यादा हलों की व्यवस्था की जा सके। सो मैनी प्लोज दे कुड नॉट गेट दीज फ्रॉम फार्मर्स हु रिक्वायर्ड देम फॉर द राइस फील्ड, और दे कुड नॉट गेट, वो अंग्रेज़ों को ये उन फार्मरों से भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनको तो भाई अगर उनके पास होता भी था तो उनसे भी इनको नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको राइस फील्ड्स के लिए भी ज़रूरत होती थी हलों की, इसलिए और भी आसानी से नहीं मिल पाता था। ये तो कुछ कमियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी जो निज सिस्टम में आती थी। अब है नेक्स्ट आपका रियोती कल्टीवेशन। रियोती कल्टीवेशन में क्या था? इंडिया पीजेंट फार्मर्स कॉल्ड रियोट्स। रियोट्स मैंने आपको बताया था, जो भारतीय मजदूर किसान होते थे उन्हीं को रियोट्स कहते थे, जो कि ऑफन फोर्स, जिनको प्रायः बल दिया जाता था कि इंडिगो क्रॉप को उगाएं। ब्रिटिश प्लांटर्स वुड pursued or compel a farmer to sign a contract to grow indigo on a
सर्टेन पोर्शन ऑफ हिज लैंड। देखिए ब्रिटिश प्लांटर्स जो होते थे वो या तो फार्मर को ज़बरदस्ती करवा के या उसे मजबूर करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे कि तुम्हें इंडिगो एक पोर्शन में, उनके एक खेत का जो पोर्शन है उसमें इंडिगो उगाना ही है। द पीजेंट फार्मर्स डिड नॉट ओन देयर लैंड। इसमें जो पीजेंट फार्मर्स होता था, मतलब जो मजदूर किसान होता था, वो अपने लैंड पे, अपनी भूमि पे कुछ भी नहीं कर सकता था। इंस्टेंट दे रेंटेड इट फ्रॉम द प्लांटर्स ऑन फ्रॉम इंडियन लैंड होल्डर कॉल्ड जमींदार। इसके बावजूद, इसके बजाय इंस्टेंट, इसके बजाय क्या होता था कि दे रेंटेड इट, वो उसे किराए पे दे दे। दे रेंटेड इट फ्रॉम द प्लांटर्स ऑन फ्रॉम और फ्रॉम इंडियन लैंड होल्डर्स कॉल्ड जमींदार, कि मतलब वो उसे किराए पे दे दें, मतलब उसको जो किराए से मिली रहती थी प्लांटर से, और जो इंडियन लैंड होल्डर ज़मींदारों से जो उसे किराए पे मिली होती थी, उस पे वो उसके कुछ पोर्शन पे खेती के। दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 25% ऑफ द लैंड, और उसको जो लैंड होता था उस पर 25% पे इंडिगो को उगाना होता था। दे वर गिवन लोन्स बाय द प्लांटर, उनको इसके लिए प्लांटर्स के द्वारा लोन भी दिया जाता था। द सीड एंड द ड्रिल वर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर वाइल द फार्मर हैड टू टिल द सॉइल, शो द सीड्स एंड देन लुक आफ्टर द क्रॉप। देखिए जो सीड और ड्रिल वगैरह जो मशीन वगैरह थी वो प्लांटर्स प्रोवाइड कराते थे किसानों को, जबकि जो फार्मर था उसे मिट्टी की जुताई, उसमें बीजों को डालना और सीड्स को डालने के बाद उसकी देखभाल करना क्रॉप की, ये सब काम उस किसान का होता था। दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो नॉट विदाउट प्रॉब्लम, ये सिस्टम जो था ये भी बिना समस्याओं के नहीं था। द प्लांटर्स पेड द फार्मर्स वेरी लो प्राइसेस फॉर दियर इंडिगो। इसमें जो प्लांटर्स होते थे वो किसानों को बहुत ही कम रुपए देते थे उनके इंडिगो के लिए, लेस देन व्हाट द फार्मर्स कुड अर्न फॉर ग्रोइंग राइस और अदर क्रॉप्स। इतना कम कि जो उनको दूसरी फसलों को जैसे चावल गेहूँ उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत ही कम होता था। दे कुड नेवर मेक एनी प्रॉफिट एंड पे बैक द लोन्स, उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था और ना वो लोन्स चुका पाते थे। सो दे फेल इनटू डेब्ट, इसलिए वो कर्ज में डूब जाते थे। द फार्मर्स वर दस फोर्स्ड टू एंटर इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रो इंडिगो। इसमें क्या होता था, फार्मर्स को मजबूरन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इंडिगो को उगाने का साइन भी करना पड़ता था, इवन दो इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम। और क्योंकि ये हालांकि वो भी नहीं प्रॉफिटेबल होता था उनके लिए, अगर वो दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो भी उनको कोई मुनाफा नहीं होता था। डेब्ट्स वर नेवर क्लियर्ड, उनके कर्ज कभी नहीं समाप्त होते थे। एंड ऑफन पास फ्रॉम फादर टू सन, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था, मान लीजिए उनके फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद उसके सन को वही कर्ज चुकाना पड़ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी बच्चों, कि ये था कि द पीजेंट फार्मर्स डिड नॉट ओन देयर लैंड, कि पीजेंट फार्मर्स जो होते थे उनके पास खुद की भूमि नहीं होती थी, इसके बजाय उन्हें या तो किराए पे प्लांटर से दी जाती थी या इंडियन लैंड होल्डर जिनको ज़मींदार कहते हैं उनको किराए पे दी जाती थी। ठीक है, इंडिगो उगाने के लिए।